So what are the parenteral dosage forms? Anything which we administer directly into the blood by penetrating our arteries are termed as parenteral dosage form. So before going to the parenteral dosage form, why we say this type of dosage forms are sterile dosage forms? The sterile products are the dosage forms of therapeutic agents that are free of viable microorganisms. Any type of material particle should not be present in the dosage form. That's why we called it sterile dosage form. This type of dosage forms or products we directly administered into the blood stream. That's why these products must be very sterile and free from all the substances. Principally, these include parenteral ophthalmic irrigating preparations that are administered through the skin mucous membrane into the body इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट्स. इस टाइप के प्रोडक्ट्स को जैसे कि पेरेंट्रल्स, ऑप्थेल्मिक और इरिगेटिंग यानी किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर वाटर से फ्लूइड से ठीक करना है, साफ करना है, उसको इरिगेटिंग प्रिपरेशंस बोलते हैं. इस टाइप के प्रिपरेशंस जो स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल बॉडी में दिए जाते हैं उन सबको स्टेराइल डोजेज फॉर्म की कैटेगरी में रखा गया है. Because they have circumvented highly efficient first line of body defenses like skin and mucous membrane, they must be free from microbial contamination and toxic component as well as an exceptionally high level of purity. क्योंकि इस टाइप के डोजेज फॉर्म को डायरेक्टली हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में देते हैं जो एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडी डिफेंस का भी काम करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को जब हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म या दूसरे स्टेराइल डोजेज फॉर्म में दिए जाते हैं तो ये माइक्रोबियल या टॉक्सिक कंपोनेंट से फ्री होने चाहिए, प्योर होने चाहिए. Although parenterals are come under the category of sterile products, but all sterile products cannot say parenterals. Parenterals को हम sterile dosage form की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन हर sterile products को हम parenteral नहीं बोल सकते. So what are the parenterals? Para-enteron, these are the Greek word that means beside the intestine, यानी ऐसी चीज जो इंटेस्टाइन या को बाईपास करती है, आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी टिश्यूज थ्रू द प्राइमरी प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ऐसी चीज जो डायरेक्टली हमारे इंजेक्ट की जाती है बॉडी टिश्यूज में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि इंटेस्टाइन को बाईपास करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसमें नहीं होता, उनको हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स बोलते हैं. पेरेंट्रल्स आर द स्टेराइल सॉल्यूशंस और सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन एक्वस और ऑयली व्हीकल. इस टाइप के जो पेरेंट्रल्स होते हैं स्टेराइल सोल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में हमारी ड्रग को मिक्स किया जाता है, जिनको ऑयली और एक्वस व्हीकल के थ्रू दिया जाता है. पेरेंट्रल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द वेन्स, मसल्स और अंडर द स्किन और मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यू सच एज स्पाइनल कॉर्ड. इन पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स को हम वेन्स में देते हैं ताकि वेन्स इम्प्योर ब्लड को लेके जाए हार्ट तक, फिर हार्ट से सारे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो. मसल अंडर द स्किन जैसे सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस के साइट्स आते हैं, और सम ऑफ द टाइम स्पाइनल कॉर्ड में भी ये दिया जाता है. पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स के एडवांटेजेस और रैशनल क्या है ये यूज करने का. ड्रग इज नॉट अब्सॉर्ब्ड ओरली, ऐसी ड्रग जो ओरल रूट से देने पर अब्सॉर्ब नहीं होती उनको पेरेंट्रल्स के फॉर्म में हम देते हैं. ड्रग इज अनस्टेबल इन द जीआईटी, कुछ ड्रग्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टेबिलिटी खो देती है, डिग्रेड हो जाती है, उन सबको भी पेरेंट्रल के फॉर्म में दिया जा सकता है. ड्रग्स अंडरगोइंग एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इनका डिग्रेडेशन हो जाता है लीवर में, ऐसी ड्रग को भी. पेशेंट्स नीड रैपिड ड्रग एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन, जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंटल का केसेस है, ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी सोल्यूशन के लिए पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स प्रीफर किए जाते हैं. पेशेंट इज अनकोऑपरेटिव, अनकॉन्शियस, एक्सीडेंट, सर्जरी सेम केस है. कंप्लीट ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज पॉसिबल, जब हमको 99% या 100% बायोअवेलेबिलिटी की जरूरत होती है तब हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म से ड्रग को देते हैं. प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन इज पॉसिबल, जब हमको ड्रग का लंबे समय तक एक्शन चाहिए तब हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म प्रीफर करते हैं. पेरेंट्रल थेरेपी प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ करेक्टिंग सीरियस डिस्टर्बेंसेस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस. हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस अगर हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फ्लूइड्स होते हैं, प्लाज्मा,
दूसरे लिम्फ और भी फ्लूइड, इन सबको मेकअप करने के लिए पेरेंट्रल थेरेपी ही दी जाती है, लाइक ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, सलाइन दिया जाता है। व्हेन फूड कैन नॉट बी टेकन बाय माउथ, टोटल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैन बी सप्लाइड बाय द पेरेंट्रल रूट। जब पेशेंट अनकॉन्शियस बीमार होता है तो उसमें शक्ति लाने के लिए ग्लूकोज बॉटल या दूसरे न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स दिए जाते हैं जो पेरेंट्रल रूट से ही दिए जाते हैं। पेशेंट कॉम्प्लियंस प्रॉब्लम्स आर लार्जली अवॉइडेड। पेशेंट दूसरे डोजेज फॉर्म के लिए जो कॉम्प्लिएंट होते हैं वो पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म से आसानी से उनको दूर किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स? इस डोजेज फॉर्म के डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट इनकन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ पेन अपॉन इंजेक्शन। इसको लगाने पर काफी दर्द होता है, कुछ पेशेंट्स को इनसे डर भी लगता है पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म से, ये इसका एक ड्रॉबैक है, कॉमन ड्रॉबैक है। जनरली नीड मेडिकल हेल्प फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स को जब बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो आपको किसी न किसी टेक्नीशियन की जरूरत होती है, नर्स या फिजिशियन की, क्योंकि आसानी से इसे अपने हाथ से आप नहीं ले सकते। इफ एडमिनिस्टर्ड बाय पेशेंट देमसेल्व्स नीड गुड ट्रेनिंग। अगर पेशेंट खुद इसे ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट अडहिरेंस टू द एसेप्टिक प्रोसीजर। इस टाइप के डोजेज फॉर्म्स को कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिक सब्सटेंस से फ्री होना चाहिए, इसलिए इनकी एसेप्टिक टेक्निक पूरी फुलफिल होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर टाइम देन दोज एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। दूसरे रूट से ली जाने वाली ड्रग के कंपैरिजन में पेरेंट्रल ड्रग्स को ज्यादा समय लगता है लेने में, क्योंकि बहुत सावधानी से इसे देना पड़ता है। चांसेस ऑफ इम्प्रॉपर डोजिंग आर मोर। अगर इसका डोज प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया गया, जिस वायल या ट्यूब से हम ड्रग ले रहे हैं, तो उसके डोज भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसमें चांसेस ज्यादा हैं। एडवर्स इफेक्ट के सबसे ज्यादा चांसेस है अगर हम कोई गलत ड्रग इसमें दे देते हैं ब्लड में। डेंजर ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज देयर। अगर हम जिस जगह पे इंजेक्ट कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर वेन्स में नहीं जा रही, मसल्स में नहीं जा रही, तो वहां पर ब्लड क्लॉट हो सकता है। ड्रग कैन नॉट बी रिकवर्ड इन एडवर्स कंडीशन। अगर आपने गलत ड्रग या गलत डोज दे दिया ड्रग का तो उसको रिकवर करना आसान नहीं होता इसमें। द मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स आर मोर एक्सपेंसिव देन अदर डोजेज फॉर्म्स। इसकी पैकेजिंग जो होती है पेरेंटल्स की वो काफी महंगी होती है, क्योंकि स्टेराइल डोजेज फॉर्म में बहुत सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए पेरेंटल डोजेज फॉर्म की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आती है। नाउ व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म? फर्स्ट है स्टेबिलिटी। जो भी पेरेंटल डोजेज फॉर्म आप बना रहे हैं वो स्टेबल होने चाहिए। एनवायरनमेंट में, स्टोरेज कंडीशन में कहीं पर भी माइक्रोबियल ग्रोथ या अटैक ना हो उसमें। स्टेरिलिटी, कंप्लीट स्टेराइल हो वो प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार का फंगल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो। फ्री फ्रॉम पैरोजेंस एंड टॉक्सिन्स, किसी भी प्रकार के पैरोजेंस जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन सब प्रोडक्ट से आपका सोल्यूशन और पेरेंटल लिक्विड फ्री होना चाहिए। फॉरेन पार्टिकल्स उसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए आपके प्रोडक्ट में। इट मस्ट बी आइसोटोनिक, ये आपके बॉडी फ्लूइड से 0.9% जो अपन बोलते हैं NaCl, वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होने चाहिए, कोई भी रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एंड केमिकल प्योरिटी, आपका जो प्रोडक्ट है कंप्लीटली प्योर हो, कोई भी अदर सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट ना हो। नाउ व्हाट आर द फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल्स? पेरेंट्रल्स के फॉर्मुलेशंस में कौन कौन सी चीजें हम मिक्स या ऐड करते हैं? पेरेंट्रल ड्रग्स आर फॉर्मुलेटेड एज सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, लिपोसोम, माइक्रोस्फीयर्स, नैनोसिस्टम्स, पाउडर्स टू बी रिकंस्टिट्यूटेड एज सोल्यूशन। पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म को बहुत सारे ड्रग्स को बहुत सारे डोजेज फॉर्म्स में कन्वर्ट करके एंटर कराया जा सकता है, इंजेक्ट कराया जा सकता है बॉडी में, सोल्यूशन के फॉर्म में, सस्पेंशन, इमल्शन के फॉर्म में, लिपोसोम, माइक्रोस्फीयर्स के फॉर्म में, नैनो सिस्टम में जैसे नैनोजोम, नैनो पार्टिकल्स, नैनोस्फीयर्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, और पाउडर्स। इन सबको सोल्यूशन में, पाउडर को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है सोल्यूशन में, देन इसको बॉडी में एडमिनिस्टर कराया जा सकता है। जैसे कि इसके व्हीकल्स में वाटर आता है, वाटर मिसिबल व्हीकल्स आते हैं, नॉन एक्वस व्हीकल्स आते हैं, सॉल्यूट्स आते हैं। एड सब्सटेंसेज में सर्फेक्टेंट्स, टोनिसिटी एडजस्टर, ये एक साथ है, टोनिसिटी एडजस्टर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये सारे एक्सीपिएंट्स हैं जो पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स बनाते समय उसमें ऐड किए जाते हैं। So what is to be considered in parenteral while
प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स, किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है? सॉल्वेंट एंड व्हीकल मस्ट मीट द स्पेशल प्योरिटी एंड अदर स्टैंडर्ड टू अश्योर सेफ्टी। जो उसमें सॉल्वेंट्स और व्हीकल्स आप मिक्स कर रहे हैं उनकी प्योरिटी और स्टैंडर्ड की कंप्लीटली अश्योरेंस होना चाहिए मिलाने से पहले। एडेड सब्सटेंसेस लाइक बफर, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव शुड बी अप्रूव्ड फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स। जो भी आप एडेड सब्सटेंसेस उसमें ऐड कर रहे हैं, बफर या स्टेबलाइजर्स, वो अप्रूव्ड होने चाहिए वो प्रोडक्ट। prepared in controlled areas under strict sanitation standards and personnel specially trained and clothed to maintain sanitation। जिस जगह पर पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स का प्रिपरेशन हो रहा है वहां जो पर्सनल काम कर रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं वहां पर, उनकी क्लॉथ और सारी चीजें एसेप्टिक होनी चाहिए। हेयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स आपके प्रोडक्ट में मिक्स नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग शुड बी हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर एंड स्पेसिफिक विथ हाई प्योरिटी। जो पैकेजिंग हो रही है आपकी प्रोडक्ट की वो हर्मेटिकली, यानी कोई भी फंगल ग्रोथ उस टाइप के उसमें ना हो, मॉइस्चर कंटेंट उसमें ना हो, हाई प्योरिटी हो और कंप्लीटली सील्ड हो वो। वॉल्यूम स्लाइटली एक्सेस ऑफ द लेबल साइज टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन। जो उनका वॉल्यूम है वो लेबल साइज से थोड़ा सी ज्यादा होना चाहिए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, कोई भी अगर ड्रॉप ऑफ गिर जाता है तो। वॉल्यूम इज लिमिटेड डिपेंडिंग ऑन रूट एंड टाइप। अलग अलग रूट के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम डिपेंड करता है, सिंगल या मल्टीपल डोज है उस पे। ड्राई पेरेंट्रल शुड रिकंस्टिट्यूट फास्ट विथ ईज, दैट इज लायोफिलाइज। जो ड्राई पेरेंट्रल्स होते हैं उनको आसानी से रिकंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले लायोफिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू। द फिनिश्ड प्रोडक्ट मस्ट मीट स्टेरिलिटी स्टैंडर्ड। जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो कंप्लीटली स्टैंडर्ड और स्टेराइल होना चाहिए। पायरोजन फ्री, किसी भी प्रकार का पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट ना हो जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करे, और नो पार्टिकुलेट मैटर, यानी कोई पार्टिकल या ऐसे अनडिजायर्ड सब्सटेंस उसमें नहीं दिखने चाहिए। व्हीकल्स जो हम यूज करेंगे पेरेंट्रल्स में उनके क्या कंसिडरेशंस है, इसके पहले ये व्हीकल्स के बारे में हम पहले देखते हैं। सॉल्वेंट्स एंड व्हीकल मस्ट मीट द स्पेशल प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड टू अश्योर स्टेरिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। जो भी आप सोल्यूशन सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, उनकी स्टेरिलिटी, स्टेबिलिटी और सेफ्टी कंफर्म होनी चाहिए। द व्हीकल्स यूज शुड बी फार्माकोलॉजिकली इनर्ट। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट मतलब किसी भी तरीके से आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वो व्हीकल। नॉन टॉक्सिक एंड कंपेटेबल विद द ब्लड। आपके ब्लड के साथ और आपके दूसरे कंपोनेंट्स के साथ वो टॉक्सिक और कॉम्पेटेबल होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ड्रग की उसमें आसानी से हो सके ऐसा व्हीकल होना चाहिए। फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो, स्टोरेज के दौरान उसकी अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। पीएच उसका अफेक्टेड ना हो। वाइल प्रिपरेशन मस्ट बी पायरोजन फ्री। किसी भी प्रकार का पायरोजन सब्सटेंस उसमें नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर मैटर नहीं होने चाहिए। द फिनिश्ड प्रोडक्ट मस्ट मीट स्टेरिलिटी स्टैंडर्ड। जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेराइल हो। वाटर इज आइडियल व्हीकल फॉर मोस्ट इंजेक्शन सिंस एक्वस प्रिपरेशंस आर वेल टॉलरेटेड बाय द बॉडी। उसमें जो वाटर आप ऐड कर रहे हैं एज अ व्हीकल वो बॉडी में आसानी से टॉलरेटेड हो, किसी प्रकार का रिएक्शन कॉज ना करे। विजुअल इंस्पेक्शन में पर्टिकुलर कंटामिनेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन और कलर चेंज ये कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। इट में एसिलरेट ड्रग हाइड्रोलिसिस रिजल्टिंग इन एन इनर्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है वो ड्रग की हाइड्रोलिसिस को नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं। नाउ जो सॉल्वेंट और व्हीकल हम यूज करेंगे इंजेक्शंस में उनके क्या कंसीडरेशन के पैरामीटर्स हैं। दे कैन बी वाटर, वाटर मिसिबल और को सॉल्वेंट्स और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। उसमें जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वो वाटर मिसिबल, को सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट कोई भी हो सकते हैं। जो वाटर के लिए व्हीकल आप यूज करेंगे, एक्वस इज प्रिफर्ड। जनरली वाटर फॉर व्हीकल के लिए एक्वस सोल्यूशन को प्रिफर किया जाता है। नॉन एक्वस जो सोल्यूशन होते हैं उनमें वाटर की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। मे बी यूज ड्यू टू, कब यूज किया जाता है, जिन प्रोडक्ट्स में वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। ड्रग जो है वो हाइड्रोलिसिस हो सकता है जिस ड्रग का, और जिनके फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो है वो डिजायर्ड होते हैं एक्सटेंडेड रिलीज के लिए। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं।
सो वाटर्स फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, कौन कौन से वाटर्स होते हैं जिनको आप पेरेंट्रल प्रिपरेशंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? पहला है आपका प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर यानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको हम इंजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, प्यूरिफाइड वाटर जिसको बोलते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन, स्पेशल वाटर जो सिर्फ पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स के लिए बनाए जाते हैं उनको हम वाटर फॉर इंजेक्शन बोलेंगे। देन स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर, ऐसे वाटर्स जिनको स्टेरिलिटी मेंटेन करके पूरा कंप्लीटली स्टेराइल किया गया है। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोकते हैं, इस टाइप के वाटर को जो इंजेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनको बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन हम बोलेंगे। स्टेराइल वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब बॉडी फ्लूइड में जब कहीं इरिगेशन या एंटीसेप्टिक पर्पसेस के लिए जब हम कोई चीज यूज करते हैं तब उसको स्टेराइल वाटर फॉर इरिगेशन बोलेंगे। सो कंसिडरेशन इन पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, व्हीकल नॉट यूज्ड इन पेरेंट्रल्स, कौन कौन से व्हीकल्स होते हैं जिनको हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म में यूज नहीं करते, किनको हम यूज नहीं करते? पहला है आपका नेचुरल वाटर। इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग और एनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इट इज हाईली कंटामिनेटेड। जो पीने का पानी है या दूसरे फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए फॉर्मुलेशन हम नेचुरल वाटर यूज करते हैं, उसको कभी भी वाटर इंजेक्शन फॉर वाटर में लिए हम यूज नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग वाटर मे बी यूज्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ केमिकल सिंथेसिस, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट धोने या किसी भी इनिशियल पर्पसेस के लिए इन वाटर्स को यूज किया जा सकता है, बट पेरेंट्रल्स के लिए कभी भी यूज नहीं करेंगे इनको। प्यूरिफाइड वाटर, according to United States Pharmacopoeia, is the preparation of some bulk pharmaceutical chemicals. Do not use pure water in preparation of intended for parenteral administration. इस टाइप के वाटर को कभी भी पेरेंट्रल्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। हाउएवर बल्क फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ये वाटर हम यूज कर सकते हैं। मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन, किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल ग्रोथ आपके उस वाटर में नहीं होना चाहिए। स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर इज purified that is packaged rendered sterile, contains no antimicrobial agent। जो स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर आप बना रहे हैं किसी भी प्रकार की उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए उसमें। इट इज नॉट पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से किसी भी प्रकार के वाटर को आप पेरेंट्रल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हीकल में जो पहला वाटर है वाटर फॉर इंजेक्शन, जिसको आप पेरेंट्रल्स में यूज करते हैं, वो क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर पेरेंट्रल फॉर्मुलेशंस। इस टाइप के वाटर फॉर इंजेक्शन जो होते हैं वो पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। दे आर द प्यूरिफाइड वाटर अंडरवेंट डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। इस टाइप के जो वाटर्स होते हैं पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं। ये वाटर्स क्लियर और कलरलेस होते हैं ये वाटर। देन ओडरलेस होंगे, हैविंग अ पीएच ऑफ 5 to 7 के आसपास, इनका न्यूट्रल के आसपास पीएच होता है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जो इसमें होते हैं 1 मिलीग्राम होते हैं 100 ml तक के वाटर में, इतनी इसमें लिमिट रहती है। कोई भी एडिड सब्सटेंस इसमें नहीं होते, स्टेराइल हो सकते हैं, पायरोजन फ्री होते हैं। कलेक्टेड इन स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री कंटेनर में ही इनको रखा जाता है। टाइट कंटेनर और सुटेबल टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। इनको बनने के 24 घंटे के भीतर इस टाइप के वाटर को यूज किया जाता है। एंड यूज्ड प्रोडक्ट्स टू बी स्टरलाइज्ड आफ्टर द प्रिपरेशन, बनने के बाद इस टाइप के प्रोडक्ट को स्टरलाइज किया जाता है। नाउ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन ये क्या होते हैं? These are the water for injection which has been sterilized and packed in a container of 1 liter or less. They must be pyrogen free. No antimicrobial preservatives and added substance should be added. Due to sterilization may contain slightly more solid content. Sterilization के कारण इसमें कुछ solid content present हो सकते हैं। Intended to be used as a solvent, vehicle or diluent for already sterilized and packed injectable. इस टाइप के प्रोडक्ट्स में सॉल्वेंट, व्हीकल या डायलुएंट पहले ही स्टरलाइज करके डाले जाते हैं जिनको इंजेक्टेबल के फॉर्म में
पैक किया जा सकता है। इट मस्ट बी एडेड एसेप्टिकली, किसी भी तरीके से एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना जरूरी है इस टाइप के प्रोडक्ट्स को इसमें ऐड करने से पहले। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन विद सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, स्टेराइल वाटर जो होते हैं उनमें सुटेबल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स ऐड होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। फिल्ड इन वॉयल सिरिंज इन वॉल्यूम नॉट मोर देन 30 ml, ये जो वॉयल और सिरिंज में भरे जाते हैं 30 ml से ज्यादा, ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे ये बैक्टीरियोस्टेटिक स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। 30 ml से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट नहीं होते, यानी सॉल्वेंट नहीं होता जो इंजेक्शन में देना है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स में भी स्टेटेड, बेंजाइल अल्कोहल या कौन सा आप इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। इंटेंटेड फॉर स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल, स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स मल्टी डोज वायल्स में इसको दिया जाता है। नॉट टू बी यूज्ड विथ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, यूजुअली विथ 5 ml और लेस के कम में ही। लार्ज वॉल्यूम का मतलब जो बड़े अमाउंट में जिस पेरेंट्रल्स को दिया जाता है उसको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं। कंसर्न केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी, कुछ केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी किसी के साथ इनकॉम्पेटिबल नहीं होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। सो हियर इज द सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, ये आप डायग्राम में देखेंगे ये सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन है। स्टेराइल आइसोटोनिक NaCl इसमें प्रेजेंट होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको। कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इसमें नहीं होता। सोडियम और क्लोराइड 154 मिली इक्विवेलेंट इसमें प्रेजेंट होता है। यूज्ड एज अ व्हीकल इन प्रिपेयरिंग सोल्यूशन सस्पेंशन फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार के पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में व्हीकल के तौर पे इस सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन को यूज किया जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक सोडियम क्लोराइड जो इंजेक्शन है वो स्टेराइल सेम होते हैं बट इसमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट मिले होते हैं, इनकी क्वांटिटी 30 ml से ज्यादा नहीं होती। कॉम्पेटिबल होना चाहिए और न्यूबॉर्न बेबी में इसको यूज नहीं किया जाता। रिंगर सॉल्यूशंस इंजेक्शंस जो होते हैं स्टेराइल सॉल्यूशन होता है, NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड वाटर फॉर इंजेक्शन में मिले होते हैं। फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन इनका मेंटेन्ड होता है और ये व्हीकल के तौर पे यूज किए जाते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनिशेस और फ्लूइड एक्सटेंडर के जैसे यूज किया जाता है रिंगर सॉल्यूशन को। लैक्टेड रिंगर इंजेक्शन जो होते हैं उनमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट ये सब मिले होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनिशेस एंड सिस्टमैटिक एल्कलाइजर, इनमें ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं और ये सिस्टेमिक एल्कलाइजर के जैसा भी वर्क करते हैं। नाउ नॉन एक्वस व्हीकल, अभी तक अपन वैक्वस व्हीकल के बारे में देख रहे थे जिसमें वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन से वाटर नहीं डाल सकते पेरेंट्रल्स में उसके बारे में भी हमने देखा। अब जो एक्वस नॉन एक्वस व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सुटेबल व्हीकल प्रॉपर्टीज, इनमें इस टाइप के व्हीकल्स को उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। इनमें इरिटेशन, सेंसिटाइजेशन, टॉक्सिसिटी और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, ड्रग के किसी भी प्रकार से इनकॉम्पेटिबिलिटी कॉज ना करे, उसके साथ रिएक्शन कॉज ना करे। सुटेबल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर इंटेंटेड यूज, स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, फ्लूइडिटी विद द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मिसिबिलिटी विद बॉडी फ्लूइड, लो वेपर प्रेशर, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं व्हीकल के लिए उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज परफेक्ट होनी चाहिए, यानी फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, स्टेरिलिटी ये सब कुछ उसमें अवॉइड होना चाहिए, यानी मेंटेन्ड होना चाहिए। बॉडी फ्लूइड के साथ मिसिबल हो, बॉडी बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर ये सब एडजस्टेड हो, वेपर प्रेशर कम होना चाहिए। प्यूरिटी, ईज ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइज, उनकी जो प्यूरिटी हो या उनको आसानी से प्यूरिफाई किया जा सके, स्टैंडर्डाइज्ड नॉन एक्वस व्हीकल हो वो। मस्ट रिमेन क्लियर एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक वो क्लियर होना चाहिए। Full information about the physicochemical characteristics of the active drug can greatly help in developing a stable and safe parenteral dosage form। जो physicochemical characteristics के बारे में अगर हमको
पूरा पता है, जो हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, वो एक स्टेबल और सेफ डोजेज फॉर्म बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, पार्टिकल साइज, सोल्यूबिलिटी, डिसोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब फिजिको केमिकल पैरामीटर्स के पार्ट हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन, एक से अधिक अगर उसके फॉर्म्स हैं अवेलेबल है तो पॉलीमॉर्फिज्म, पार्टिकल का साइज, उसकी सोल्यूबिलिटी, डिसोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कोई भी प्रकार के पार्टिकल ना हो या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, थर्मल स्टेबिलिटी कैसी, इन सब की जानकारी होने से हम एक स्टेबल डोजेज फॉर्म बना सकते हैं, पेरेंटल डोजेज फॉर्म। केमिकल फॉर्म ऑफ एक्टिव ड्रग, केमिकल और माइक्रोबियल पोटेंसी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, स्पेक्ट्रा, डिसोल्यूशन कांस्टेंट, पीएच प्रोफाइल, profile of the pH versus solubility versus stability help in predicting the chemical physical stability of the drug in solution suspension as a result of pH change due to storage or administering the ड्रग विथ इन्फ्यूजन फीड। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, जो आपका ड्रग है उसका फिजिकल और केमिकल फॉर्म स्टेबल हो, यानी किसी भी प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें नहीं होनी चाहिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिसोल्यूशन कांस्टेंट, ये सब मेंटेन होने चाहिए, फिजिकल और केमिकली वो प्योर होना चाहिए, माइक्रोबियल और पायरोजन फ्री होना चाहिए, स्टोर करने पे वो स्टेबल होना चाहिए, प्रॉपरली पैक्ड एंड स्टोर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, किसी प्रकार के कंटामिनेशन को रोकने के लिए उसका पैकेजिंग बहुत अच्छी और सॉलिड होनी चाहिए। द यूज ऑफ वोल पैक ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसका एक बार टेस्टिंग किया जाना जरूरी है। नाउ एडिटिव्स एंड एक्सीपिएंट्स, जो एडिटिव्स और एक्सीपिएंट हम यूज करते हैं पेरेंट्रल्स में, अभी तक हम वाटरफॉल व्हीकल के बारे में देख रहे थे जिसमें एक्वस नॉन एक्वस व्हीकल के बारे में हमने देखा। अब दूसरे एडिटिव्स वो क्या होते हैं, दे आर the substances that are incorporated into the parenteral dosage form to maintain the stability, ensure sterility, minimize the pain and tissue irritation and aid in parenteral administration। इस टाइप के एडिटिव्स को हम ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमारा पेरेंटल डोजेज फॉर्म जो है वो स्टेबल रहे। पहला जो प्रोडक्ट है इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोबियल ग्रोथ को होने नहीं देते, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स को रोकते हैं, बफर एजेंट्स जो पीएच मेंटेन करते हैं, किलेटिंग एजेंट्स जो किलेट फॉर्मेशन करके टॉक्सिसिटी को रोकते हैं, साइटोप्रोटेक्टेंट्स और लायोप्रोटेक्टेंट्स सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है, इनर्ट गैस जो अनरिएक्टिव गैस को उसमें ऐड किया जाता है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट सरफेक्टेंट जो सरफेस टेंशन को कम करके दो फेस को आपस में डिसॉल्व करके रखती है, टोनिसिटी जो टोन को मेंटेन करती है, और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स जो आपके ड्रग्स की विस्कोसिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस टाइप के एक्सिपिएंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। Now antibacterials and antioxidants, they are usually added in multiple dose to protect the product from contamination due to repeated dose withdrawal। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हमारे मल्टीपल डोज वायल्स में ऐड किया जाता है जिसको हमको डेली 2 या 3 4 5 बार लेना है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो इसलिए एंटीबैक्टीरियल एजेंट उसमें ऐड किए जाते हैं। Also added to unit dosage form parentals which are not terminally sterilized, इस टाइप के यूनिट डोजेज फॉर्म्स में भी इनको ऐड किया जाता है जो कंप्लीटली स्टरलाइज नहीं होते। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, एसिडिक नेचर में फिनॉल्स और पैराबिन्स जो होते हैं जिनमें ब्यूटाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट आते हैं। न्यूट्रल एजेंट्स में अल्कोहल में बेंजाइल अल्कोहल, मर्क्यूरियल्स में थायोमर्सल, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में बेंजलकोनियम क्लोराइड, ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के दौरान ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं ड्रग की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बायसल्फाइड, मेटा बायसल्फाइड और सल्फाइड। ऑक्सीडेशन चेन को रोकने का काम है इनका, जिसके एग्जांपल्स है एस्कॉर्बिक एसिड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड टोकोफेरॉल्स। कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स विद कैटालिस्ट में इथिलीन डायमीन, टेट्राएसिटिक एसिड और सिनर्जिस्टिक एक्शन जिसमें एसिड्स में साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक, टार्टरिक और एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी चीजें आती हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क करती हैं और फ्री रेडिकल्स जनरेशन को ये रोकती हैं।
ये बफरिंग एजेंट्स हैं जिनको पीएच मेंटेन करने के लिए ऐड किया जाता है। 3.5 टू 5.7 में एसिटिक एसिड एसिटेट का बफर सिस्टम होता है जिनका कंसंट्रेशन 1 to 2% होता है आपके पेरेंटल डोजेज फॉर्म में। 2.5 ये पीएच सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी और पेन रिडक्शन के लिए एडिटिव्स बफर एस किए जाते हैं। पीएच 2.5 to 6 जिनका होता है साइट्रिक एसिड जिनको साइट्रेट भी बोलते हैं 1.5 टू कंसंट्रेशन 1 to 5। 6 to 8.2 पीएच में फॉस्फोरिक एसिड 0.8 to 2%। 8.2 to 10.2 में ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट जिसका 1 to 2% कंसंट्रेशन होता है। और 8 से ज्यादा जिनका पीएच होता है जो बेसिसिटी साइड पर आते हैं कार्बोनिक एसिड इनका कंसंट्रेशन 1 से कम होता है। Other systems used in parenterals are glycine जिसका pH 6.5 to 7.5 है, lactate, maleate, tartrate ऐसे अलग और भी प्रोडक्ट्स हैं जो बफरिंग एजेंट्स के जैसे यूज किए जाते हैं। Now additives में chelating agents. The trace quantity of heavy metals ions often catalyze destructive change in the medicament. अगर आपके मेडिकामेंट में कोई हैवी मेटल प्रेजेंट है तो उसकी छोटी सी क्वांटिटी भी बहुत सारा डैमेज कॉज कर सकती है, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ सल्फर कंटेनिंग रिंग ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल पेनिसिलिन में सल्फर रिंग ब्रेक हो जाती है कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, जिंक ये सारे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से। ऑक्सीडेशन ऑफ एड्रेनालिन ड्यू टू कॉपर, आयरन एंड क्रोमियम इन हैवी मेटल्स की वजह से एड्रेनालिन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कॉपर की वजह से। सो सोर्स ऑफ मेटल कंटामिनेशन आर रॉ मटेरियल, इम्प्यूरिटी, सॉल्वेंट सच एज वाटर, रबर स्टॉपर, कंटेनर, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेटल कंटामिनेशन के ये सारे सोर्स हैं जैसे कि गंदा पानी, रबर का स्टॉपर, कंटेनर और इक्विपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग के समय होने वाले टॉक्सिसिटीज। द मोस्ट वाइडली यूज्ड chelating agents is ethylene diamine tetraacetic acid. That derivatives and salts of citric tartaric acids are used as a chelate agent. जो प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसकी टॉक्सिसिटी को रोकता है। नाउ एडिटिव्स और इनर्ट गैस सर्फेक्टेंट्स जो हम यूज करते हैं, इंजेक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज अ सीरियस कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन, improved stability may be obtained by replacing the air in final container with an inert gas such as nitrogen and carbon dioxide. इंजेक्शन में ऑक्सीजन जो होता है सम ऑफ द टाइम डिकम्पोजिशन कॉज कर सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सम ऑफ द टाइम हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम पैकेट में लेज और ये सारी चीजें खाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी के लिए भरी जाती है। फॉर बेस्ट रिजल्ट द वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू रिमूव द एयर एंड पर्जिंग द कंटेनर विथ यूज्ड इनर्ट गैस प्रायर टू फिलिंग। सबसे बेस्ट इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जिस कंटेनर में आपको प्रोडक्ट को फिल करना है उसको बॉयल करके एक्सेस एयर को वहां से रिमूव कर लिया जाए और उस कंटेनर को इनर्ट गैस से फिल कर दिया जाए अपने प्रोडक्ट को भरने से पहले। Solubilizing agents and surfactants जो यूज किए जाते हैं, they are extensively used in parenteral suspensions for wetting powders and provide acceptable syringe stability. ये solubilizing agents जो होते हैं वो पाउडर पेरेंट्रल्स में ऐड किए जाते हैं उनको गीला करने के लिए फॉर द वेटिंग पाउडर्स एंड एक्सेप्टेबल सीरिंज में लेने पर वो आसानी से उनके अपर्चर्स से एडमिनिस्टर हो सके। एग्जांपल स्टेरॉइड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन जो बहुत थिक होते हैं इसलिए उनको डिस्पर्स रखने के लिए इसमें वेटिंग एजेंट मिक्स किए जाते हैं। Now what are the classification of parenterals? Parenterals को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं based on the volume, that is large volume parenterals, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स एंड पॉडर पेरेंट्रल्स। दो ही मेन क्लासिफिकेशन है, लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, और ये थर्ड एक क्लासिफिकेशन जो पॉडर टाइप के व्हीकल्स को पेरेंट्रल्स के लिए यूज किया जाता है उसको हम पॉडर पेरेंट्रल्स में रखते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। पहला है आपका स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। ये क्या होते हैं? दे इंक्लूड एम्प्यूल्स ऑफ 1 to 3 ml अप टू 30 ml एंड वायल्स ऑफ 1 ml to 30 ml। एम्प्यूल और वायल आप समझ रहे होंगे, जो एक ऐसी ट्यूब जैसी ग्लास की बोतल रहती है उसको हम एम्प्यूल बोलेंगे, और वायल ऐसा जिसमें रबर का स्टॉपर रहता है जिससे इंजेक्शन को इंजेक्ट करके सक किया जाता है उसको हम वायल बोलेंगे। दोनों लगभग 30 ml तक की हाईएस्ट रेंज होती है। दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट, अलग अलग रूट यानी इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस,
किसी भी रूट से दे सकते हैं। दे आर यूज्ड, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। मोस्टली इंसुलिन के ही बहुत सारे प्रिपरेशंस बनाने के लिए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है डिजॉक्सिन सोल्यूशन एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली एज अ यूज्ड ऑफ कार्डियोटॉनिक्स। डिजॉक्सिन सोल्यूशन को कार्डियोटॉनिक के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल में, जिसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल रहता है, दैट्स व्हाई स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल। प्रोकेन पेनिसिलिन जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। नाउ लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, ये क्या होते हैं? दे आर डिजाइंड to provide fluid, calories, electrolytes और combination of these। mostly body में nutrition और electrolyte balance maintain करने के लिए जब 1000 ml तक की क्वांटिटी में कोई लिक्विड को, फ्लूइड को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तब हम उसको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल बोलेंगे। इन्फ्यूजन टेक्निक, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन टेक्निक को हम विनो क्लासिस भी बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन देते हैं हमको बॉडी में। यूज्ड इन केसेस वेयर देयर इज लॉस ऑफ वाटर, वॉमिटिंग एंड डायरिया। उस कंडीशन में यूज किए जाते हैं जब पानी से ज़्यादा बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया के कंडीशन में पेशेंट जो होते हैं ओरल न्यूट्रिशन को कंज्यूम नहीं कर पाते, तब हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के? इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में डेक्स्ट्रॉल सोल्यूशंस, मैनिटॉल सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो न्यूट्रिशन और दूसरे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी फ्लूइड जैसे शॉक की कंडीशन में एक्सेस फ्लूइड लॉस हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो वापिस एड्रेनलिन के इंजेक्शन और इस टाइप के पेरेंट्रल टोटल न्यूट्रिशन पेरेंट्रल्स दिए जाते हैं। पाउडर्ड पेरेंट्रल्स क्या होते हैं? दे पाउडर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सोल्यूबल इन वाटर और अदर स्टेराइल सॉल्वेंट फॉर इंजेक्शन प्रायर टू यूज। इस टाइप के पाउडर्स को वाटर में डिसॉल्व करके इंजेक्शन में फील करके बॉडी में दिया जाता है। दे आर सुटेबल, सर्टेन फॉर्मुलेशंस डिग्रेड बाय हाइड्रोलिसिस। कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं जो दूसरे डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, तो उनको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके पेरेंट्रल्स के रूट से दिया जा सकता है। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन पाउडर। Now what are the factors affecting the parenterals formulations? Physicochemical properties of the drug जैसे कि unstable in moisture, dry suspension, replace water by other solvent। ये फिजिकोकेमिकल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म को अफेक्ट करते हैं? पैसा है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी। इस फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी में अनस्टेबिलिटी इन मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आपका प्रोडक्ट अनस्टेबल हो सकता है, उसको ड्राई सस्पेंशन और वाटर को रिप्लेस करेंगे दूसरे सॉल्वेंट से। अगर वो पानी में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट और डेरिवेटिव्स या उसके सॉल्ट्स यूज करेंगे। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं? इंट्रावीनस के लिए हम एक्वस व्हीकल यूज करते हैं और अदर रूट्स के लिए हम नॉन एक्वस व्हीकल को यूज करते हैं। डिजायर्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए फिजिकल स्टेट ड्रग का डिटरमाइन करना है, अगर अनस्टेबल है तो सस्पेंशन के फॉर्म में देते हैं, व्हीकल में एक्वस नॉन एक्वस यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन एनहांस करने के लिए ओलियोजिनस बेस या सस्पेंशन एंड देन एक्वस टाइप के व्हीकल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म के फॉर्मुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। नाउ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स ऑफ पेरेंट्रल। 4 क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स है जिससे हम पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। पहला है स्टेरिलिटी टेस्ट, जिसमें वो स्टेराइल है या नहीं इसकी चेक करते हैं। सेकंड है पायरोजन टेस्ट, किसी भी प्रकार के टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले कोई पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है, ये चेकिंग मोस्टली रैबिट्स में की जाती है। लीकर टेस्ट, जिस फॉयल एम्प्यूल में आप भर रहे हैं वो फूटा तो नहीं है, उसकी टेस्ट। पर्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग, इसी में किसी प्रकार का कोई पार्टिकल तो प्रेजेंट नहीं है, इसकी टेस्टिंग पर्टिकुलर मैटर टेस्टिंग में आती है। पहला है आपका स्टेरिलिटी टेस्टिंग। ड्रग प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वालिटीज possessed by no other type of pharmaceutical dosage form
characterized by three qualities possessed by no other type of, that is sterility, freedom from pyrogenicity and freedom for particulate matter. ये तीन क्वालिटी और दूसरे डोजेज फॉर्म में रेयरली देखने को मिलती है. ये स्टेराइल होते हैं, पायरोजेनिक प्रोडक्ट नहीं होता, पार्टिकुलेट मैटर इसमें प्रेजेंट नहीं होते. क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स इनके क्या है? स्टेरिलिटी टेस्टिंग में पहले सैंपलिंग करेंगे एंड देन कल्चर मीडिया में उसको प्रोड्यूस करके देखते हैं. कल्चर मीडिया के लिए फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम या सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ और को देखने के लिए कि वो स्टेराइल है या नहीं है. फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम का एक कंपोजिशन मीडिया दिया हुआ है जिसमें एल सिस्टाइन, अगार, ग्रेनुलेटेड सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट केसिन, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, रिसस, यूरिन, सोडियम सोल्यूशन और प्यूरिफाइड वाटर, ये सारी चीज इसमें प्रेजेंट होती है जो न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिसमें आसानी से बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं. उसमें अपना प्रोडक्ट आप ऐड करके देखेंगे कि वो स्टेराइल है या नहीं है. देन स्टेरिलिटी टेस्ट में पहला मेथड है डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड और दूसरा मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड. तो डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड क्या बोलता है? द डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड इज मोर ट्रेडिशनल स्टेरिलिटी टेस्ट मेथड. बेसिकली डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड इन्वॉल्व थ्री स्टेप: एसेप्टिकली ओपनिंग each sample container from a recently sterilized batch of product, using a sterile syringe and needle to withdraw the required volume of sample for both media from the container, injecting one half of the required volume sample into a tube containing the required volume of fluid thioglycolate medium and the other half of the sample into the test tube containing SCD is casein, dextrose, sodium, SCD, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट. ओके, तो जो प्रोडक्ट को आप स्टेराइल करना है उसको आधे भाग को आप एफटीएम में फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में और आधे भाग को सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में फील कर देंगे और उसके बाद उसकी स्टेरिलिटी टेस्ट देख लेंगे कि किसमें माइक्रोबियल ग्रोथ कितना हो रहा है. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड दूसरा मेथड जो है, पहला वाला तो ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा मेथड थोड़ा एडवांस है. इसमें 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं. पहले, द फिल्टर यूनिट मस्ट बी प्रॉपरली असेंबल्ड एंड स्टरलाइज्ड प्रायर टू द यूज. जिस यूनिट में आप फिल्ट्रेशन करना है उसको स्टरलाइल कर लिया जाता है. द कंटेंट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ यूनिट्स आर ट्रांसफर टू द फिल्टर्ड असेंबली अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन. जिसको आप फिल्ट्रेशन टेस्ट करना है, स्टेरिलिटी टेस्ट करना है, उसको आप उस फिल्टर से पास करके उसमें फील करेंगे. द कंटेंट्स फिल्टर्ड विद द लीड ऑफ वैक्यूम और प्रेशर डिफरेंशियल सिस्टम. The membrane is removed aseptically and cut it half. The one half of the membrane is placed in the volume of 100 ml of FTM and other half in the SCD. जो फिल्टर से आप अपना स्टेराइल प्रोडक्ट पास करेंगे उसका आधा भाग फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में और आधा भाग सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में आप ऐड कर देंगे. ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है स्टेरिलिटी की. नाउ दूसरा जो टेस्ट है पायरोजन टेस्टिंग. The complete arrangement allow the injecting the sample by following ways: rest the ear, the fingers of the left hand and hold the ear down with the thumb. ये रैबिट के ईयर के बारे में बोल रहा है कि उसके लेफ्ट ईयर को पकड़ के होल्ड द ईयर डाउन विद द थंब से नीचे करेंगे. इंट्रोड्यूस न्यूडिल विद द बेवल एज अपवर्ड नियर द टिप ऑफ द ईयर. ईयर वेन जो है वहां पर हम अपनी निडल रखेंगे इंजेक्शन की. स्लोली इंजेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल टू डिटरमाइन इफ द निडल इज विद इन द वेन. इफ नॉट, अ बबल विल फॉर्म और बैक प्रेशर विल बी फेल्ट. विथड्रॉ द निडल स्लाइटली एंड मूव इट अपवर्ड. अगेन शुड प्लेस इट इन अ प्रॉपर पोजिशन. ये इंजेक्शन इंजेक्ट करने की टेक्निक है. जिस वेन में आप इंजेक्ट कर रहे हैं वहां पर इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा प्रेशर देके वापस पीछे खींचेंगे, देन उसको आगे इंजेक्ट करेंगे. मेंटेन स्टेडी प्रेशर ऑन द सिरिंज प्लंगर एंड कंप्लीट द इंजेक्शन विद इन 10 मिनट्स. यूजुअली द टाइम ड्यूरेशन फॉर इन्फ्यूजन इज मच लेस देन 10 minutes. Withdraw the needle and apply pressure with the thumb at the side to retard bleeding and scarring. इस तरीके से फ्लूइड को रैबिट में इंजेक्ट करके उसके स्टेरिलिटी टेस्टिंग की जाती है. यहाँ पर रैबिट का डायग्राम दिया हुआ है. सीरीज में ऐसे रैबिट्स को रिस्ट्रेंट बॉक्सेस में रखा गया है. देन थर्ड आपका टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है वो पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग का. पार्टिकुलेट मैटर में ये एक ऐसा लाइट का सिस्टम रखा होता है जिसमें आप अपने वायल्स या एम्प्यूल्स को यहाँ पर फ्लो करते हैं और उसमें कोई भी प्रकार का ब्लैक और व्हाइट सरफेस में देखते हैं लाइट
को फ्लो करके कि कोई पार्टिकल दिख तो नहीं रहा है कहीं उसमें। नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो है लीकेज टेस्टिंग। इसमें आप वायल और एम्प्यूल के लीकेज को टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट द इनकम्प्लीट सील्ड एम्प्यूल। एनी क्रैक में बी प्रेजेंट एट द बेस एंड सील ऑफ द एम्प्यूल ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग। द क्रैक इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस ड्यू टू द क्रैक इन एम्प्यूल। किसी भी प्रकार की क्रैक को जांच करने के लिए ये एम्प्यूल में लीक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देन है आपका पैकेज इंटीग्रिटी, आपका पैकेज प्रॉपर है या नहीं उसकी टेस्टिंग को पैकेज इंटीग्रिटी टेस्ट बोलते हैं। ये भी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है। Pour the ampoules in 1% methylene blue solution and rinsing well if leakage found। ये लीकेज टेस्ट के जैसा ही है। उस एम्प्यूल को 1% मैथिलीन ब्लू में डाल के देखा जाता है कि वो सोल्यूशन उसमें एंटर तो नहीं कर रहा है। कलर फ्रॉम द डाई विल बी विजिबल विद इन अ लीकर। ओके, थैंक यू।